हेलो एवरीवन। सो आज पढ़ते हैं अपन सेल साइकिल का पार्ट 3। अपन ने सेल साइकिल पढ़ी और सेल साइकिल में लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने यहाँ तक बात कर ली थी। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात करी थी कि कैसे एस फेज के अंदर जो रेप्लिकेशन होता है तो जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होती हैं वो सिस्टर क्रोमेटिड्स सेंट्रोमियर से जुड़ी होती है और ये सेंट्रोमियर से कोहेसिन प्रोटीन की रिंग होती है। वो कोहेसिन इसको बांध के रखता है इस प्रकार से। ये कोहेसिन की रिंग होती है और ये कोहेसिन की रिंग है वो पूरी तरीके से दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स को होल्ड करके रखते हैं। तो ये इतनी बात अपनी हो चुकी थी लास्ट लेक्चर के अंदर और आज हम इसके आगे बात करते हैं। बात यह है कि हम पहुंच चुके हैं एस फेज में। एस फेज के बाद में G2 फेज आएगी और G2 के बाद में M फेज आएगी। G2 फेज के अंदर बहुत ज्यादा स्पेशल चेंजेस नहीं है। हाँ, आप ये जरूर याद रख लेना एक चीज कि एस फेज के अंदर सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होता है। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन ये एस फेज में होता है। खैर, अभी मेरी बात वापस ध्यान से सुनो। सेल को जब एक्सटर्नल सिग्नल मिलते हैं कि आपके लिए ग्रोथ कंडीशन बहुत अच्छी है, आप चाहो तो डिवाइड कर लो, तो सेल कोशिश करती है कि वो डिवाइड करे। इंटरनली कुछ चेंजेस आते हैं और हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई दिक्कत हुई तो सेल को रोका जाता है डिवीजन से। अब G1, S और G2 इन तीनों फेजेस को मिला के कहते हैं इंटरफेज। अगर अभी भी कोई गड़बड़ है तो सेल को एम फेज में मत जाने दो। यानी कि हमें G1, S और G2 फेजेस के लिए चेक पॉइंट्स पढ़ने हैं कि सेल में किसी प्रकार की दिक्कत है, सेल में कोई डीएनए डैमेज हो गया है या कोई डीएनए का रेप्लिकेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी घट गई है या एडवर्स कंडीशन किसी भी तरीके की हो गई है, तो भी सेल को एम फेज में जाने से रोकना चाहिए। इसलिए हम अभी जो टॉपिक पढ़ेंगे इस टॉपिक का नाम है डीएनए डैमेज चेक पॉइंट्स। चेक पॉइंट्स, डीएनए डैमेज्ड चेक पॉइंट्स हमें क्या बताते हैं और अभी मैं कुछ और चीजें भी बताता हूं, वो सुनिए। कुल मिलाकर हमें ये देखना है कि कहीं सेल के अंदर डीएनए में कोई दिक्कत तो नहीं है, और यदि दिक्कत है तो सेल को रोका जाना चाहिए, या तो G1 में या S में या G2 में, M में नहीं भेजना चाहिए। उसी को चेक करने के लिए ये चेक पॉइंट्स होते हैं। चेक पॉइंट्स मतलब ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो सेल को चेक करते हैं और जरूरत पड़ी तो सेल को अरेस्ट करते हैं सेल साइकिल के अंदर। तो ये जो प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन्स वर्क करते हैं। चेक पॉइंट्स आर द प्रोटीन्स which are responsible for checking the cell condition, checking the cell condition। ये सेल की कंडीशन को चेक करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। चेक पॉइंट्स हैं, ये कहाँ काम करते हैं? दे वर्क इन G1, S एंड G2 फेज। ये G1, S एंड G2 फेज है, उसके अंदर काम करते हैं। अब इनमें दो प्रोटीन्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
पहला जो प्रोटीन है इसे कहते हैं एटीआर, एटीआर, पहला एटीआर है। एटीआर का मतलब है अटैक्सिया, टेलेंगटेक्सिया, अटैक्सिया टेलेंगटेक्सिया एंड RAD3 रिलेटेड प्रोटीन। एक तो ये प्रोटीन जिम्मेदार है। दूसरा, इसी का एक और सगा संबंधी टाइप का है एटीएम। एटीएम है अटैक्सिया टेलेंगटेक्सिया म्यूटेंट या म्यूटेटेड। ये तो इनकी फुल फॉर्म हो गई। अब ये दोनों जो प्रोटीन्स हैं, इनका काम क्या है? इनका काम है सेल की कंडीशन को चेक करना। इन्हीं का काम है कि सेल को गड़बड़ यदि है तो उसे डिवीजन में जाने से रोकना, ऐसे करके। तो अब मैं ना आपको बताता हूं कि ये किस तरीके से काम करते हैं और क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो, कुछ टाइप के डीएनए डैमेज हैं। जैसे समझना आप बात को, डीएनए डैमेज है कुछ। जैसे एक टाइप का डीएनए डैमेज है, इसे हम कहते हैं मिसमैच। मिसमैच, मान लीजिए मिसमैच हो जाता है, एडेनिन के सामने आना चाहिए थाइमिन आ जाता है, ग्वानिन या साइटोसिन, ऐसे करके मिसमैच। दूसरा है न्यूक्लियोटाइड डैमेज। जो न्यूक्लियोटाइड है वो लगा हुआ था ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, मान लो वो टूट जाए डीएनए के अंदर, न्यूक्लियोटाइड डैमेज हो जाए। या ऐसे मान लीजिए कि जो रेप्लिकेशन फॉर्क है, स्टार्ट रेप्लिकेशन फॉर्क, रेप्लिकेशन फॉर्क वो किसी वजह से रुक जाए, रेप्लिकेशन ना हो पाए, कोई प्रोटीन है वो कम हो गया या कोई प्रोटीन प्रॉपर है वो नहीं जा पा रहा। एक है सिंगल स्ट्रैंड डीएनए ब्रेक, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए ब्रेक, ठीक है। एक तरीके का और डैमेज है रेप्लिकेशन स्ट्रेस। रेप्लिकेशन स्ट्रेस यानी कि रेप्लिकेशन करते टाइम कोई कंडीशन ऐसी हो गई, कोई एंजाइम की कमी हो गई या न्यूक्लियोटाइड्स की कमी हो गई, तो वो एक टाइप का स्ट्रेस आ गया। रेप्लिकेशन में न्यूक्लियोटाइड्स तो चाहिए ना जोड़ने के लिए, मान लो वही कम हो जाए तो वो भी एक टाइप का स्ट्रेस आ गया। ये जो पांचों टाइप के स्ट्रेस है ना, ये स्ट्रेस एक्टिवेट करते हैं एटीआर को। प्लस का मतलब एक्टिवेट करना। ये सारे स्ट्रेस एक्टिवेट करते हैं एटीआर को, ठीक है ये चीज। नाउ, एक अलग कैटेगरी का स्ट्रेस है, इसे कहते हैं डबल स्ट्रैंड ब्रेक। डबल स्ट्रैंड ब्रेक। जो डबल स्ट्रैंड ब्रेक है ये एक्टिवेट करता है एटीएम को। एटीएम केवल और केवल डबल स्ट्रैंड ब्रेक को ही पहचान सकता है, जबकि एटीआर जो है वो बहुत सारे डीएनए डैमेजेस को पहचान सकता है। तो ये भी एक अपने याद रखने लायक बात हो गई ना, अच्छी सी। अब क्या होगा? अब ये होने वाला है यहाँ पे कि जो
एटीआर है, वो एटीआर एक्टिवेट करता है एक प्रोटीन को। इस प्रोटीन का नाम है चेक1। चेक1 ये प्रोटीन को एक्टिवेट कर देता है। और जो एटीएम है ये एक्टिवेट करता है चेक2 को। तो थोड़ा सा आपको ये याद रखना पड़ेगा, 1 कौन सा है, 2 कौन सा है। चेक1 चेक2 दोनों को एक्टिवेट कर देंगे। ये दोनों ही, चेक1 भी और चेक2 भी, ये दोनों ही क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं CDC25 को, CDC25 फॉस्फेटेज को। CDC25 फॉस्फेटेज क्या करता है, थोड़ा सा याद करो, कल ही पढ़ाया था। V1 काइनेज टायरोसिन 14 थ्रियोनिन 15 के ऊपर फॉस्फेट जोड़ देता है, इन्हें बोलते हैं इनहिबिटरी फॉस्फेट। तो उससे वो जो CDK होता है वो इनएक्टिवेट हो जाता है, और उन इनहिबिटरी फॉस्फेट को हटाने के लिए CDC25 काम आता है। CDC25A, CDC25B और CDC25C ये काम आता है। पर ये तो रुक गया। अब ये यदि रुक गया तो इसके रुकने से क्या होगा, CDK1 एंड CDK2 इनएक्टिव। CDK1 और CDK2 इनएक्टिव, 2 इनएक्टिव होगा तो सेल है वो एस फेज में नहीं जा पाएगी, एस फेज नहीं कर पाएगी, और 1 एक्टिवेट हो गया तो G2 फेज के अंदर रुक जाएगी। सो अल्टीमेटली सेल अरेस्ट हो जाती है, सेल अरेस्ट इन G1 और S और G2। अभी बताऊंगा कब कैसे होता है, तो मैं आपको सब बता दूंगा, पहले तो आप ये चीज समझिए। क्लियर? नाउ डैमेज हो गया और डैमेज के कारण सेल है वो रुक गई है। अब अपने को 2 कंडीशन पे ध्यान देना है। कौन सी 2 कंडीशन है अपने को ध्यान देने वाली? पहली कंडीशन, जब डीएनए डैमेज G1 या S में होता है, डीएनए डैमेज इन G1 और S, तो जैसा डीएनए डैमेज है उसके अनुसार एटीएम या एटीआर एक्टिवेट होंगे। एटीएम और एटीआर एक्टिवेट होंगे, एटीएम या एटीआर ये एक्टिवेट कर देंगे चेक1 या चेक2 को। और काम की बात मैं यहां पे जो बताने वाला हूं वो ये है कि यहां CDC25A इनहिबिट होता है, CDC25A फॉस्फेटेज ये इनहिबिट हो जाता है। और यदि ये इनहिबिट हो गया तो सेल अरेस्ट होती है इन G1 फेज। जब सेल G1 फेज में अरेस्ट हो जाती है तो डीएनए रिपेयर होता है और उसी के बाद उसे सेल को आगे भेजा जाता है। ये चीज ध्यान रख लेना। जब G1 या S के अंदर ऐसा कुछ हो जाता है, हाँ S में होगा तो S का S में भी सेल जो है वो अरेस्ट हो जाएगी, बट कौन सा वाला फॉस्फेटेज है जो बंद होगा काम करना या इनहिबिट होगा, वो होगा CDC25A। G1 और S फेज, आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए दोनों लिख लो जाए। दूसरी कंडीशन, जब डीएनए डैमेज G2 के अंदर आ जाए, डीएनए डैमेज इन G2, वापस से वही बात है कि भाई एक्टिवेट तो कोई सा ना कोई सा एटीएम या एटीआर या दोनों भी हो सकते हैं। एटीएम एटीआर ये एक्टिवेट करेंगे अपने चेक1 या 2 को, चेक1 या 2 को, और ये इनहिबिट करेंगे CDC25C फॉस्फेटेज को। बस यही तो बात ध्यान रखने वाली है।
और बाकी बाद में सेल अरेस्ट होती है G2 के अंदर, सेल अरेस्ट इन G2, रिपेयर होगा डीएनए और फिर बाद में सेल आगे बढ़ जाएगी वापस से, जो भी इनको करना होगा। तो एक तो देखो आप ये याद रखेंगे एटीएम और एटीआर जो है वो किस प्रकार से काम करते हैं अपना, इनका एक सिस्टम हो गया। अब इनके अलावा और मैं आपको चीजें बताता हूं जो अपने काम की है। एक तो ये तरीका हो गया, उसके बाद में एक सेकंड तरीका और है। एक प्रोटीन है और उस प्रोटीन का काम है सेल की सुरक्षा करने का, तो उसका भी देख लेते हैं अपन। देखो स्पेशली जब डबल स्ट्रैंड डैमेज होता है, डीएनए डबल स्ट्रैंड डैमेज, डीएनए डबल स्ट्रैंड डैमेज का मतलब हो गया कि जैसे ये डीएनए था और इसके दोनों ही स्ट्रैंड टूट गए, ठीक है भाई। जब इसके दोनों स्ट्रैंड टूट जाते हैं तो इसे पहचानने का काम करता है एटीएम। एटीएम एटीएम की खास बात है कि ये ओनली रिकॉग्नाइज कर सकता है, ओनली रिकॉग्नाइज डबल स्ट्रैंड ब्रेक। ये बाकी को नहीं कर सकता, ये डबल स्ट्रैंड ब्रेक को रिकॉग्नाइज कर सकता है। अब है ना एक चीज बताता हूं, एक प्रोटीन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट P53। अब इस P53 की कहानी जो है वो मैं बाद में सुना दूंगा आपको, एक बार के लिए आप ऐसे समझो कि ये P53 प्रोटीन है। एटीएम चाहे तो सीधा का सीधा इसको फॉस्फोराइलेट कर सकता है, एटीएम चाहे तो सीधा सीधा इस पे फॉस्फेट जोड़ सकता है। और एटीएम का यदि मन है तो ये पहले चेक पॉइंट 2 को एक्टिवेट कर देगा और चेक पॉइंट 2 क्या करेगा, इस पे फॉस्फेट जोड़ देगा। मन है तो, मन है का मतलब हो गया जैसी भी अवेलेबिलिटी है उसके अनुसार। डीएनए में डबल स्ट्रैंड ब्रेक लगा, ब्रेक लगने से एटीएम ने इसको पहचान लिया, जाके डबल स्ट्रैंड पे बैठ गया कि कहीं ये डबल स्ट्रैंड जो है वो एक्सोन्यूक्लियेज इनको तोड़ना चालू ना कर दे, है ना। तो इसने इसको पकड़ के बैठ गया ये। अब क्या होता है कि ये जो P53 है, ये P53 जस्ट ए सेकेंड, तो अल्टीमेटली P53 है वो एक्टिवेट हो गया। अब ये P53 क्या करता है, एक दूसरा जीन है और उस जीन का नाम है P21 जीन। P53 P21 जीन के प्रमोटर से जुड़ेगा और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का काम करेगा P53। इससे क्या होगा कि जो P21 जीन है, इस P21 जीन का mRNA बनेगा। फिर mRNA बनने के बाद में ये P21 है, इसका प्रोटीन बनेगा, ये P21 प्रोटीन है। और अब आप सोचो कि P21 क्या था, हमने साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेजेस के इनहिबिटर पढ़े थे, CKI, सिप किप फैमिली वाले और इंक 4 फैमिली वाले। ये P21 वही तो है। P21 क्या करता है, P21 इनहिबिट करता है साइक्लिन E को, और साइक्लिन E इनहिबिट हो गया तो CDK2 ऑटोमेटिक इनहिबिट हो गया है, और ये इनहिबिट हो गया तो सेल अरेस्ट हो जाएगी, सेल अरेस्ट इन G1। क्योंकि साइक्लिन E और CDK2 क्या कर रहे हैं जी, वो स्टार्ट पॉइंट या रेस्ट्रिक्शन पॉइंट है उसको क्रॉस कराने में मदद कर रहे हैं, तो सेल जो है वो जीवन के अंदर ही अरेस्ट हो जाती है। तो ये P53 है ना, ये बहुत काम का एक प्रोटीन होता है। P53 के बारे में अब मैं बताता हूं आपको डिटेल में। देखो, जब नॉर्मल कंडीशन होती है
नॉर्मल कंडीशन। तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर P53 के ऊपर एक एंजाइम काम करता है और उस एंजाइम का नाम है MDM2। ये एक टाइप का यूबिक्विटिन लाइगेज होता है, यूबिक्विटिन लाइगेज। और ये MDM2 क्या करता है, P53 के ऊपर यूबिक्विटिन जोड़ देता है। P53 है, उसके ऊपर यूबिक्विटिन 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 ऐसे जोड़ देगा। और जब ऐसा होगा तो P53 डिग्रेडेशन हो जाएगा, P53 डिग्रेडेड। अब P53 डिग्रेड हो गया तो इसका मतलब है कि वो सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन अकर्स, राइट। तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर P53 क्या कर रहा है, नॉर्मल कंडीशन के अंदर P53 है वो अपना सेल को डिवाइड करवाने में, मतलब एक तरीके से वो कुछ नहीं कर रहा, वो कुछ भी नहीं कर रहा है। लेकिन जब डैमेज कंडीशन आती है, डैमेज कंडीशन, तो डैमेज कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो ATM है या चेक 2 है, इन दोनों में से जिसके हाथ लगेगा P53, वही इस P53 के ऊपर फॉस्फेट जोड़ देगा, फॉस्फोराइलेशन कर देगा इसका। और जब P53 फॉस्फोराइलेट हो जाता है तो ये स्टेबल हो जाता है, स्टेबल। ये एक्टिवेट करता है P21 को, और जब P21 एक्टिवेट हो जाएगा तो ये P21 इनहिबिट करेगा साइक्लिन CDK2 को, और सेल अरेस्ट होगी, नो सेल डिवीजन, ये मान लो, चलो नो सेल डिवीजन। अब मुझे एक बात बताओ कि जो P53 है वो अपना काम यदि करे तो उसका काम क्या है भाई। ऊपर वाली जो कंडीशन बताई उसमें तो बेचारा काम कर ही नहीं पा रहा, उसमें तो उसके ऊपर यूबिक्विटिन जोड़ दिया, जोड़कर उसको तोड़ दिया, उसको काम करने का मौका ही नहीं मिला। पर जब वो अपना काम करने पर आ जाए कि हाँ मेरे को काम करना है, तब वो क्या काम करेगा, देखो आप खुद समझो इसको। जब वो काम करने पर आए तो वो अल्टीमेटली सेल डिवीजन को नहीं होने देता, नो सेल डिवीजन। इसका मतलब जो P53 है वो एक ट्यूमर सप्रेसर, ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन है या ट्यूमर सप्रेसर जीन है। अगर आप जीन की बात करो तो जीन है, प्रोटीन की बात करो तो प्रोटीन है, ठीक है। अब एक खास बात नोट डाल के, मान लीजिए कि यदि P53 में म्यूटेशन हो गया, P53 म्यूटेंट, क्या होगा आप सोचो। यदि P53 म्यूटेंट हुआ तो ये P21 कभी एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, और ये एक्टिवेट नहीं होगा तो सेल डिवीजन कभी नहीं रुकेगा। इसलिए जब P53 म्यूटेंट हो जाता है तो कैंसर होता है। और नोट करने वाली बात यह है कि इन ऑलमोस्ट ऑल कैंसर्स, इन ऑलमोस्ट ऑल कैंसर्स P53 इज म्यूटेटेड। हर तरीके के, लगभग हर तरीके के कैंसर में P53 है वो तो म्यूटेंट ही मिलेगा आपको। तो ये P53 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गार्जियन ऑफ सेल बोलते हैं। ये सेल का बड़ा ध्यान रखता है कि भाई सेल में कहीं कोई दिक्कत आ जाए तो तुरंत उसे रोके। तो ये हो गया अपने पास में चेक पॉइंट्स के बारे में। और ये चेक पॉइंट्स कौन से चेक पॉइंट्स हैं, जो कि G2 फेज तक काम करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आएगी
तो सेल आगे बढ़ेगी और एंट्री करेगी माइटोसिस के अंदर। तो ये हो गई सेल की एंट्री इनटू माइटोसिस, एंट्री इनटू माइटोसिस। अब सेल की एंट्री है वो माइटोसिस में कैसे होगी और क्या क्या इवेंट्स होंगे, मैं वो सारी चीजें बताता हूं, पर एक बार आप थोड़ा सा दिमाग में मेन चीजें रख के चलो कि अपने को यहाँ मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है। देखो, यदि यही टॉपिक अपन बीएससी एमएससी के हिसाब से पढ़े या फिर जैसे नीट के हिसाब से टाइप से पढ़े, तब तो क्या होता है कि उतना डिटेल में नहीं जाना होता और आपको हर एक फेज के पर्टिकुलर कैरेक्टर्स लिखने होते हैं। अपन जिस लेवल का टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, उसके अंदर अपने को की पॉइंट्स की जरूरत है। कौन से की पॉइंट्स है वो ध्यान से समझना। जैसे देखो, ये सेल है कोई G2 फेज के अंदर, और ये सेल G2 फेज में है, और ये इसका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में डीएनए अभी इस तरीके से पड़ा हुआ है क्रोमेटिन की फॉर्म में, और ये सेल G2 फेज में है। जब ये सेल प्रोफेज के अंदर जाती है, प्रोफेज, तो प्रोफेज में जाने पर एक तो जो न्यूक्लियर एनवलप है वो टूटने सा लगता है, ये न्यूक्लियर एनवलप टूट सा रहा है। दूसरा, जो स्पिंडल फाइबर्स, सॉरी, ये जो सेंट्रियोल्स है, ये अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने लगते हैं। तीसरा, जो डीएनए है वो थोड़ा कंडेंस होना चालू हो जाता है, क्रोमोसोम से दिखने लगते हैं। जब लेट प्रोफेज के अंदर जाते हैं, तो लेट प्रोफेज में जाएंगे, लेट प्रोफेज में तो न्यूक्लियर एनवलप टूट चुका होगा, स्पिंडल्स हैं वो बन चुके होंगे, ऐसे करके। मैं अभी डिटेल में तो अलग तरीके से पढ़ूंगा, एक बार मेन जो चीजें होंगी दिमाग में रखो कि ये होने वाला है, तो उसके हिसाब से पढ़ेंगे अपन। हाँ, तो लेट प्रोफेज में क्या होगा, न्यूक्लियर एनवलप टूट जाता है, क्रोमोसोम्स जो है वो सेल के अंदर बिखर जाते हैं, इधर उधर, ये इधर उधर बिखर जाते हैं सेल के अंदर कहीं पर भी। फिर जब मेटाफेज आती है, प्रॉपर मेटाफेज, तो मेटाफेज के अंदर कहानी ये होती है कि सारे क्रोमोसोम्स हैं वो लाइन में लग जाते हैं, जितने भी क्रोमोसोम होते हैं सारे लाइन में लग जाते हैं इस प्रकार से। ये आ गई मेटाफेज। मेटाफेज। एनाफेज के अंदर क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटिड है वो सेपरेट हो जाती हैं, अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने लगती हैं। सिस्टर क्रोमेटिड्स ऐसे सेपरेट होकर के अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने लगती है। और ये आ गई एनाफेज अपनी, एनाफेज। फिर उसके बाद में जो टीलोफेज आएगी, तो टीलोफेज के अंदर क्या होता है, दोनों के दोनों तरफ न्यूक्लियर एनवलप वापस बन जाता है। न्यूक्लियर एनवलप बनने के साथ साथ यहाँ कैरियोकाइनेसिस हो गया, ये टीलोफेज हो गई, टीलोफेज। और यहाँ क्रोमोसोम्स है वो सिस्टर क्रोमेटिड्स पहुंच चुकी है। एंड देन आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस से क्या होगा कि जो कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग फॉर्मेशन होता है वो हो जाएगा, और सेल वापस डीकंडेंसेशन वगैरह वगैरह, ये साइटोकाइनेसिस हो गया। अब काम की बात समझते हैं अपन, यहाँ पे क्या क्या चीजों पे मेनली फोकस करना है वो समझो। जब बात करेंगे प्रोफेज की, तो प्रोफेज में इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या क्या होते हैं। प्रोफेज के अंदर पहला इंपॉर्टेंट इवेंट है न्यूक्लियर एनवलप थिनिंग। न्यूक्लियर एनवलप थिन होने लगता है। अब कैसे होता है, उसके पीछे जो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है वो अपन पढ़ेंगे डिटेल में। इसके अलावा जो सेंट्रियोल्स है वो मूव करते हैं, सेंट्रियोल मूवमेंट ये होने लगती है, तो वो कैसे होगा वो भी पढ़ेंगे अपन। फिर इसके अलावा डीएनए कंडेंसेशन होता है, डीएनए कंडेंसेशन, तो ये भी पढ़ेंगे अपन, ये भी हो गया। अब लेट प्रोफेज के अंदर आएंगे, तो लेट प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियर एनवलप ER
गोल्जी, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाते हैं, डिसअपियर, ये सारे के सारे गायब हो जाते हैं। कैसे गायब होंगे वो मैं बता दूंगा आपको। इसके अलावा जो क्रोमोसोम्स है वो क्रोमोसोम स्पिंडल से जुड़ जाएंगे, या ऐसे लिख दूं काइनेटोकोर अटैच टू स्पिंडल्स, काइनेटोकोर स्पिंडल से जुड़ जाते हैं। मेटाफेज के अंदर क्या क्या होता है? मेटाफेज के अंदर होती है सेंट्रल मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स एट मेटाफेजिक प्लेट, एट मेटाफेजिक प्लेट। तो मेटाफेजिक प्लेट है वो बीच में आ जाते हैं। एनाफेज के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? ये होता है सेंट्रोमियर स्प्लिट का। सेंट्रोमियर यदि स्प्लिट हो जाएगा तो जाहिर सी बात है सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगी। फिर टीलोफेज के अंदर क्या होता है? टीलोफेज में होता है रिवर्स ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज में जो किया ना उसका रिवर्स कर लो। ईआर वापस आ गई, गोल्जी वापस आ गया, न्यूक्लियर एनवेलप वापस आ गया, डीएनए धीरे धीरे डीकंडेंस हो गया और साइटोकाइनेसिस में 2 सेल बन जाती है। ये वो सारे इवेंट्स हैं जो अपने को अपनी एग्जाम के अनुसार पढ़ने हैं। तो चलो अपन उसी हिसाब से बात करते हैं। एंट्री कैसे होगी माइटोसिस के अंदर सेल की, उस पर चर्चा कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम बात करते हैं G1 S एंड G2 फेज की, तो इन फेजेस के दौरान अपना जो साइक्लिन बी है, या मैं बी लिख लेता हूं सीधा, साइक्लिन बी है, उस साइक्लिन बी के साथ जो CDK1 है उसके ऊपर V1 काइनेज काम करता है, V1 काइनेज। ठीक है, और आपको अच्छे से पता है कि V1 काइनेज कहां और क्या काम करता है, तो मैं दोबारा उतना सब नहीं लिख रहा, आप तो समझ जाओ। V1 काइनेज CDK1 के थ्रियोनिन एंड टायरोसिन 14 और 15 नंबर वाले उन पे फॉस्फेट जोड़ देता है। तो यहां तक तो चल गई बात, कोई बात नहीं। अब जब सेल को माइटोसिस के अंदर एंटर करना है, माइटोसिस में, तो माइटोसिस फेज के अंदर क्या होता है कि जो फॉस्फोराइलेटेड साइक्लिन और CDK का कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर काम करेगा CDC25 फॉस्फेटेज। CDC25 फॉस्फेटेज काम करेगा तो इनहिबिटरी फॉस्फेट तो हट जाएगी, और इनहिबिटरी फॉस्फेट हटेगी तो ये एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा, एक्टिव, ये इनएक्टिव है। एक चीज तो ये समझ में आ गई आपको कि ये एक्टिव फॉर्म है, वो कैसे आया? जब एक्टिव फॉर्म के अंदर ये आ गया तो आगे ये क्या करता है वो समझेंगे, और उससे पहले आप नोट डाल के 2 बातें लिखो। पहला, यदि V1 म्यूटेंट हो जाए तो, यदि V1 म्यूटेटेड हो जाए तो क्या होगा? V1 में म्यूटेशन हो जाए तो सोचो आप, यदि V1 में म्यूटेशन होगा तो V1 इनएक्टिव नहीं कर पाएगा। ये इनएक्टिव नहीं होगा तो सेल माइटोसिस में एंट्री करेगी, इसे कहते हैं प्री मैच्योर एंट्री इनटू M फेज या माइटोसिस। सेल टाइम से पहले माइटोसिस में चली जाएगी, और सेल जब टाइम से पहले माइटोसिस में जाएगी तो स्मॉल डॉटर सेल्स बनेगी।
स्मॉल क्यों बनेगी? क्योंकि सेल को प्रॉपर मौका ही नहीं दिया ग्रो करने का, ये सब करने का, सीधा ही माइटोसिस में भेज दिया, तो छोटी छोटी साइज की ये बनने लग जाती है सेल्स। अब एक और चीज, यदि CDC25 में म्यूटेशन हो जाए, यदि CDC25 में म्यूटेशन हो जाए, तो जो अपना कॉम्प्लेक्स है MPF, मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर, ये इनएक्टिव का इनएक्टिव ही रहेगा। ये यदि इनएक्टिव रहेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि सेल आगे नहीं बढ़ पाएगी। मैक्सिमम सेल कहां तक जा सकती है? G2 फेज तक, सेल अरेस्ट इन G2। तो ये तो हो गई बात अपनी डिफरेंट टाइप की म्यूटेशन की। अब अपन बात करते हैं कि साइक्लिन बी और CDK1 आगे क्या करता है। तो उसके लिए आपको पढ़ना है पॉजिटिव फीडबैक लूप ऑफ माइटोटिक काइनेजेस। जो माइटोटिक काइनेजेस है, मतलब डिफरेंट टाइप के काइनेजेस आएंगे, उनका पॉजिटिव फीडबैक कैसे होगा अभी मैं समझाता हूं आपको। देखो, अभी अपन की कहानी ये थी कि जो साइक्लिन बी है, इस साइक्लिन बी के साथ में जो CDK है, ये CDK पे 2 फॉस्फेट जुड़ी है 14-15 नंबर पे अमाइनो एसिड पे, तो ये इनएक्टिव है। ठीक है, अब आएगा CDC25 फॉस्फेटेज और ये क्या करेगा? इसको एक्टिवेट कर देगा। ये CDK1 एक्टिवेट हो गया। ठीक है, इतना काम हो गया। अब काम की बात, ये जो CDK1 एक्टिवेट हुआ है, ये CDK1 खुद एक्टिवेट करता है एक दूसरे प्रोटीन को। उस प्रोटीन का नाम है पोलो लाइक काइनेज। पोलो लाइक काइनेज इसको एक्टिवेट कर देगा। पोलो लाइक काइनेज क्या करता है? एक और प्रोटीन है, इस प्रोटीन को एक्टिवेट कर देगा। इसका नाम है अरोरा काइनेज। ये अरोरा काइनेज है, वो A एंड B दो टाइप के होते हैं, अरोरा A अरोरा B दो। और ये अरोरा काइनेज CDK1 को और ज्यादा एक्टिवेट करेगा। तो ये एक लूप बन गया। CDK1 पहले दूसरे को एक्टिवेट करता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा वापस CDK1 को ही एक्टिवेट कर रहा है। तो मतलब CDK1 एक लूप में काम कर रहा है अपना, एक्टिवेट हो के। तो ये हो गया पॉजिटिव फीडबैक लूप या पॉजिटिव फीडबैक लूप। अब जब ये सारे के सारे एक्टिवेट हो जाएंगे, तो सभी ये मिलके क्या करेंगे? अकेला खाली CDK1 नहीं, ये सारे ही पोलो लाइक काइनेज, अरोरा काइनेज, ये सब मिलके क्या क्या कर सकते हैं? देखो, पहला काम करेंगे कंडेंसेशन का। कंडेंसेशन कंडेंसेशन का सॉरी, कंडेंसेशन का काम करेंगे। दूसरा ये काम करेंगे न्यूक्लियर एनवलप ब्रेकडाउन का। न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेकडाउन। तीसरा ये काम करेंगे मिलकर के गोल्जी बॉडी फ्रेगमेंटेशन। गोल्जी बॉडी को तोड़ फोड़ देंगे। और चौथा स्पिंडल फॉर्मेशन। स्पिंडल फॉर्मेशन
इतना काम यदि ये कर देंगे तो मेटाफेज तक का तो काम इनका हो गया। फिर तो आएगा एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स एपीसी, और वो CDC20 के साथ में, तो वो अलग पढ़ेंगे। अभी एक बार मेटाफेज तक तो चलते हैं अपना। ये एक्टिवेशन हो चुका है इन सब का, जिसका जो काम है अब वो काम करते हैं अपन, और आगे बात करते हैं। पॉजिटिव फीडबैक लूप का बात हो गया। अब पहला पॉइंट, क्रोमेटिन कंडेंसेशन कैसे होगा। आप ये चीज देखो, अब मैं आपको सीक्वेंस में नहीं बताऊंगा, मतलब ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती है। मैंने मेन सारी चीजें यहाँ पे बता दी, कौन सा काम कब हो रहा है ये सारा लिख दिया। अब अपन ऐसे ही चलते हैं फ्लो के अंदर। पहला है क्रोमेटिन कंडेंसेशन। मैंने आपको जीनोम ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी बताया था। कल की जो क्लास थी उसका लास्ट टॉपिक था, वो भी कुछ ऐसा सा ही था। वो कोहेसिन की रिंग है, वो डीएनए को होल्ड करके रखती है, सिस्टर क्रोमेटिड्स को वगैरह वगैरह। तो लगभग बातें तो वही चलने वाली है, फिर भी अपन देख लेते हैं एक बार। अभी ना अपने को दो प्रोटीन्स है, ये दोनों प्रोटीन SMC फैमिली के हैं, स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस कॉम्प्लेक्स SMC फैमिली के प्रोटीन्स हैं। और ये प्रोटीन्स में एक नाम आप लगा लो कंडेंसिन, और दूसरा नाम लगा लो कोहेसिन। कोहेसिन के बारे में कल अपन ने बहुत डिटेल में पढ़ लिया था ना। अभी अपना जो CDK और ये पोलो लाइक काइनेज, अरोरा काइनेज, ये सब एक्टिवेट हो चुके हैं। अब होता क्या है कि जब CDK1 एक्टिवेट होता है तो CDK1 क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है पोलोलाइक को, और पोलोलाइक एक्टिवेट करता है अरोरा बी को। मैं सीधा लिख रहा हूं अरोरा बी काइनेज। वहां ऊपर तो मैंने एक साथ ही लिखा था, अभी ये ऐसे। अरोरा बी काइनेज क्या करता है, ATP का इस्तेमाल करेगा और जो कंडेंसिन है उसका फॉस्फोराइलेशन कर देगा। जब कंडेंसिन का फॉस्फोराइलेशन हो जाता है तो जो कोहेसिन है वो रिप्लेस हो जाते हैं। कोहेसिन रिप्लेस्ड बाय कंडेंसिन, और जब ये कंडेंसिन आ जाता है तो डीएनए कंडेंस्ड, डीएनए और ज्यादा कंडेंस्ड हो जाता है इन लूप्स के अंदर डीएनए कंडेंस हो जाता है। ये एक फ्लो चार्ट समझ में आया आपको। यहां तक कंडेंसेशन का काम अपना कंप्लीट होता है, इतना का इतना। अब दूसरा एक और काम पढ़ते हैं। दूसरा हमारा काम है न्यूक्लियर एनवलप डिग्रेडेशन का। न्यूक्लियर एनवलप डिग्रेडेशन। न्यूक्लियर एनवलप का डिग्रेडेशन किस प्रकार से होगा वो समझते हैं। देखो हमको ये पता है कि जैसे मान लो एक बार मैं रफ बना रहा हूं, ये न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस के ठीक नीचे लेमाइन प्रोटीन्स होते हैं जिनको न्यूक्लियर लेमाइन्स बोलते हैं। ये न्यूक्लियर लेमाइन्स है, ठीक है, लेमाइन प्रोटीन। अब सेल के अंदर मतलब न्यूक्लियस के अंदर अभी अभी अपन ने बात की थी, CDK1 एक्टिवेट हो गया था। CDK1, ये CDK1 खुद क्या करता है, ये स्वयं फॉस्फोराइलेशन करा देगा
न्यूक्लियर लेमाइन का, न्यूक्लियर लेमाइन के ऊपर फोस्फोराइलेशन हो जाएगा तो जगह जगह पर फोस्फेट जुड़ जाएंगे। जगह जगह पे चारों तरफ न्यूक्लियर लेमाइन पे फॉस्फेट ही फॉस्फेट ऐसे जुड़ जाएंगे। ठीक है, जब ये चारों तरफ फॉस्फेट जुड़ जाते हैं तब क्या होता है, जो न्यूक्लियर लेमाइन है वो टूट जाता है, मतलब डीअसेंबल हो जाता है, ऐसे लिख लेते हैं, या डी पॉलीमेराइजेशन ऑफ लेमाइन। डीपॉलीमराइजेशन होगा तो ये अपनी डायमर यूनिट्स के अंदर ऐसे टूट जाएगा, और ये टूट जाएगा तो आगे न्यूक्लियर एनवलप डिसअपीयर, न्यूक्लियर एनवलप वो डिसअपीयर हो जाएगा, अपना काम कंप्लीट हो गया। फिर अंदर कंडेंसेशन चल रहा था तो क्रोमोसोम बन रहे थे। आगे की कहानी, तीसरा पॉइंट एक और पढ़ते हैं, गोल्जी बॉडी का फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, कैसे होता है। गोल्जी फ्रेगमेंटेशन, देखो ये गोल्जी नेटवर्क है, ठीक है, गोल्जी नेटवर्क। अब वही अपना CDK1, CDK1, CDK1 गोल्जी के अंदर जा, गोल्जी के अंदर जाने के बाद में ये CDK1 क्या करेगा, CDK1 गोल्जी के अंदर CDK1 एंड पोलोलाइक काइनेज, तो मैं 1+PLK कर लेता हूं, PLK, PLK का मतलब है पोलोलाइक काइनेज, तो आप कंफ्यूज ना हो, पोलोलाइक काइनेज। ये दोनों मिलके क्या करते हैं, यहां पे फॉस्फेट जोड़ते हैं, अंदर अंदर फॉस्फेट जोड़ते हैं। जब फॉस्फेट जुड़ना चालू हो जाती है तो ये गोल्जी बॉडी की छोटी छोटी वेसिकल्स बन जाती है, तो ये गोल्जी बॉडी टूट गई, वेसिकल्स बन गई। ये वेसिकल्स या तो चली जाती है, मूव टुवर्ड्स सेल पेरिफ्री, सेल की जो पेरिफ्री है उसके नीचे चली जाती है, या फिर ये एब्जॉर्ब हो जाती है बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एब्जॉर्ब्ड बाय यार, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो इसको एब्जॉर्ब कर लेती है, तो एक बार ये ER के अंदर चली जाएगी, इतना काम हो गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा एक इवेंट है स्पिंडल फॉर्मेशन का, स्पिंडल फॉर्मेशन, क्योंकि स्पिंडल नहीं बनेंगे तो कैसे काम चलेगा अपना, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए अपने को एक काम करना है, जो CDK1 है ये एक्टिवेट करेगा एक तो अरोरा काइनेज A को, अभी यहां A को काम में लेना है, अरोरा काइनेज A, और दूसरा ये एक्टिवेट करेगा वो पोलोलाइक काइनेज को, पोलोलाइक काइनेज, और ये दोनों के दोनों मिलकर क्या करेंगे वो समझ लो, ये दोनों के दोनों मिलके सेंट्रोसोम मैच्यूरेशन कराएंगे, सेंट्रोसोम मैच्यूरेशन, सेंट्रोसोम मैच्यूरेशन,
सेंट्रोसोम का मैच्योरेशन हो जाएगा तो फिर मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल्स टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स, अपोजिट पोल्स की तरफ सेंट्रियोल मूव करने लग जाएंगे। फिर उसके बाद में माइक्रोट्यूब्यूल न्यूक्लिएशन, माइक्रोट्यूब्यूल न्यूक्लिएशन कराएंगे, और माइक्रोट्यूब्यूल का न्यूक्लिएशन हो जाएगा तो आराम से स्पिंडल फाइबर्स है वो बन जाएंगे। अब इतना काम यदि हो गया है तो फिर आगे का काम आता है अटैचमेंट ऑफ काइनेटोकोर टू सेंट्रोमियर एंड टू स्पिंडल्स। अब काइनेटोकोर कैसे अटैच होगा सेंट्रोमियर से, तो याद करो जरा कि सेंट्रोमियर के अंदर हिस्टोन 3 को रिप्लेस करके सेंट्रोमेरिक प्रोटीन ए जो है वो आया था। मैंने क्रोमेटिन रीमॉडलिंग के टाइम पे बताई थी ये वाली बात आपको, और ये आकर के क्या कर लेता है अपना अटैचमेंट काइनेटोकोर से, और काइनेटोकोर करेगा माइक्रोट्यूब्यूल से। इतना काम अपना हो जाएगा। फिर उसके बाद में जब मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है क्रोमोसोम्स की, इनिशिएशन ऑफ क्रोमोसोम मूवमेंट इसे बोलते हैं प्रोमेटाफेज, प्रोमेटाफेज, इसे प्रोमेटाफेज बोलते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना है, आपको समझना है आपको क्या। जब आप ये समझिए कि ये है, मान लीजिए कि सेंट्रियोल्स, ये सेंट्रियोल्स हैं। सेंट्रियोल 3 टाइप के होते हैं। तीन टाइप के कौन से सेंट्रियोल्स होते हैं अभी बताता हूं मैं। एक सेंट्रियोल वो होते हैं जो सेंट्रियोल्स, सॉरी सेंट्रियोल नहीं, वही सॉरी, स्पिंडल्स 3 टाइप के होते हैं। एक स्पिंडल वो होते हैं जो स्पिंडल साइज में छोटे होते हैं और पीछे की तरफ होते हैं, इनको बोलते हैं एस्ट्रल। एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, एस्ट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। दूसरे स्पिंडल्स वो होते हैं जिनके ऊपर क्रोमोसोम्स जुड़ जाते हैं। क्रोमोसोम जिन स्पिंडल के ऊपर जुड़ेंगे उन्हें कहेंगे काइनेटोकोर स्पिंडल्स, क्योंकि ये काइनेटोकोर से जुड़े हैं, काइनेटोकोर स्पिंडल्स। ठीक है। और अब वो स्पिंडल्स आते हैं जो कि काइनेटोकोर स्पिंडल्स के बीच बीच में प्रेजेंट रहते हैं, ऐसे ऐसे। इन स्पिंडल्स को बोलते हैं, ये हो गया, ये वाला हो गया, इनको बोलते हैं इंटरपोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स। इंटरपोलर स्पिंडल्स बोल दो, माइक्रोट्यूब्यूल बोल दो, एक ही बात है, माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं मैं।
एक चीज बताइए आप मेरे को कि जो मेटाफेज होती है उसका सबसे करेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? मेटाफेज का करेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि सारे क्रोमोसोम्स लाइन में बीच में अरेंज हो जाए, वो होता है। जब न्यूक्लियर एनवलप टूटता है ना, तो एक बार के लिए ये जो प्री मेटाफेज स्टेज है, इस प्री मेटाफेज स्टेज के अंदर सारे के सारे क्रोमोसोम इधर उधर बिखर जाते हैं। एक इमेजिन करो कि जैसे सपोज अपने पास बैलून है और अपन ने क्या किया, बैलून के अंदर चीजें ठूस दी है बहुत ज्यादा, ठीक? तो वो सारी चीजें हैं वो अंदर से प्रेशर लगा रही है बाहर की तरफ। अब हम चाकू से उस बैलून को काट दें तो अचानक से सारी चीजें बिखर जाएगी। सेम वैसे ही होता है यहाँ पे। न्यूक्लियस के अंदर इतने सारे क्रोमोसोम बन गए और अब न्यूक्लियर एनवलप जैसे ही टूटता है तो सारे क्रोमोसोम बिखर जाते हैं चारों तरफ। और जब चारों तरफ बिखर जाएंगे तो फिर अपना ये स्पिंडल पे जुड़ेंगे, फिर सारे सेंटर की तरफ आएंगे। अब वो सेंटर की तरफ कैसे आएंगे? वो दो तरीके होते हैं। क्या है अभी समझो। देखो, मान लीजिए कि ये है सेंट्रियोल, मैं एक साइड का बता देता हूं, और ये सेंट्रियोल के ऊपर से ये माइक्रोट्यूब्यूल है। और सपोज करो कि ये है सेल का सेंटर, सेल का सेंटर है वो यहाँ पे है, ये सेल का सेंटर। एक बार आप इतनी बात समझना। अब क्या होता है, अब क्रोमोसोम जो है ये है अपना स्पिंडल, और अब जो क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम यहां जुड़ा है और इसको जाना है सेंटर तक। तो कैसे जाएगा उसके लिए आप समझो। पहली बात, मैंने आपको जब साइटोस्केलेटन बताया था, माइक्रोट्यूब्यूल बताए थे, माइक्रोफिलामेंट बताए थे, तो मैंने आपको ये कहा था कि इनमें एक नेगेटिव एंड होता है, एक पॉजिटिव एंड होता है। पॉजिटिव एंड वो होता है जो ग्रोइंग होता है, और नेगेटिव एंड वो होता है जो कि जिससे डीपॉलीमराइजेशन होता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर जो नेगेटिव एंड है वो नेगेटिव एंड इधर की तरफ होता है, और पॉजिटिव एंड है वो इधर की तरफ होता है, और नेगेटिव एंड सेंट्रियोल की तरफ होता है। नेगेटिव एंड दो मोटर प्रोटीन बताए थे, काइनेसिन बताया था, डाइनिन बताया था, याद हो तो आपको। काइनेसिन और डाइनिन एक पॉजिटिव एंड की तरफ लेके जाता है और एक नेगेटिव एंड की तरफ लेके जाता है। तो हो क्या रहा है इस क्रोमोसोम के साथ में, इस क्रोमोसोम के ऊपर इधर की डायरेक्शन के अंदर एक फोर्स काम कर रहा है। इधर की डायरेक्शन में मतलब इस डायरेक्शन में एक फोर्स काम कर रहा है जो चाहता है कि ये क्रोमोसोम है वो इधर चला जाए। ये कौन सा फोर्स है? ये है फोर्स बाय मोटर प्रोटीन, जो डाइनिन होता है उसके द्वारा। फोर्स बाय मोटर प्रोटीन टुवर्ड्स नेगेटिव एंड, ठीक? पर इसको किधर जाना है? दूसरी तरफ। दूसरी तरफ जाने के लिए एक इधर की साइड में फोर्स लगता है, दो फोर्स लगते हैं, टू फोर्सेस। कौन कौन से? पहला फोर्स बाई मोटर प्रोटीन टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड, काइनेसिन लगाता है पॉजिटिव एंड। और दूसरा फोर्स लगता है पॉलीमराइजेशन फोर्स, पॉलीमराइजेशन फोर्स। पॉलीमराइज तो पॉजिटिव एंड की तरफ ही होता है। जब पॉलीमराइजेशन हो जाता है तब आपको देखने को क्या मिलेगा कि जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं सारे क्रोमोसोम्स यहां पहुंच चुके हैं सेंटर पे। तो सेल के सेंटर में आ गए।
ये दो फोर्स है, इनकी वजह से सेल के ये सेंटर के अंदर आ जाते हैं। तो ये अपनी मेटाफेज कंप्लीट हो गई। अब आएगी एनाफेज, पर एनाफेज आने से पहले, बिफोर एनाफेज, एक जरूरी चीज चेक की जाती है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं हो गया है कि कोई क्रोमोसोम प्रॉपर तरीके से अपनी सही जगह पे नहीं जुड़ा? क्या कहीं ऐसा तो नहीं हो गया है कि क्रोमोसोम है वो स्पिंडल फाइबर से जुड़ा ही नहीं है? क्या ऐसा तो कुछ नहीं है कि गलत जगह पे जुड़ गया है? चेक करना पड़ेगा ना। जैसे G2 से M में जाने से पहले चेक हो रही थी सेल, वैसे यहाँ पे चेकिंग होगी एनाफेज में जाने से पहले। एक बार एपीसी यदि एक्टिवेट हो गया ना, तो वो दिक्कत कर देगा, वो तो सेपरेट करा देगा सारा। एपीसी को एक्टिवेट होने से रोकना है और चेक करना है। इसे कहते हैं स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट। स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट, क्या प्रॉपर स्पिंडल जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं? अब स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट होता है, वो होता है बाय ए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, बाय ए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है, वो चेक करेगा कि कहीं स्पिंडल सही तरीके से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं। इस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का नाम होता है माइटोटिक चेक पॉइंट कॉम्प्लेक्स, माइटोटिक चेक पॉइंट कॉम्प्लेक्स, एमसीसी, माइटोटिक चेक पॉइंट कॉम्प्लेक्स, एमसीसी। अब इस एमसीसी की कहानी सुनते हैं। एक प्रोटीन होता है, इस प्रोटीन का नाम है इस प्रोटीन का नाम है BUB3, BUB3। इस BUB3 के साथ में जुड़ा हुआ है BUB1 काइनेज, BUB1 काइनेज। इसके साथ में जुड़ा हुआ है MED3, और इसके साथ में जुड़ा है MED2A, MED2A। इसे हम कहते हैं MMC, सॉरी MCC, MCC। क्लियर हो गया ये MCC। अब ये जो MCC खुद है, वो कहां जुड़ा है आपको पता है? ये जुड़ा हुआ है काइनेटोकोर के साथ में, ये काइनेटोकोर के साथ में जुड़ा होता है। ये है काइनेटोकोर, और ये काइनेटोकोर खुद कहां पे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है सेंट्रोमियर के साथ में। ये है सेंट्रोमियर। तो इसकी एक क्रोमेटिड ये है, एक क्रोमेटिड ये है, एक क्रोमेटिड ये है, एक ये है। समझ में आया ये? अब आपको एमसीसी के ऊपर ध्यान देना है, मैं आपको उसी में बता दूंगा सारा का सारा। इस एमसीसी के अंदर आप ये देखो कि जो MED2A है, ये MED2A एक यूबिक्विटिन लाइगेज है। क्या होता है व्हेन कुछ कंडीशन है, क्रोमोसोम इज unattached
टू माइक्रोट्यूब्यूल, क्रोमोसोम है वो माइक्रोट्यूब्यूल से अटैच नहीं हुए। दूसरा, क्रोमोसोम इज रॉन्गली अटैच्ड, रॉन्गली अटैच्ड हो गए हैं। तीसरा, लूजली अटैच्ड, क्रोमोसोम इज लूजली अटैच्ड। इन तीनों कंडीशन के अंदर एमएमसी एक्टिव हो जाता है, और एमएमसी तो खुद ही क्रोमोसोम के साथ में जुड़ा हुआ है। ये तीनों कंडीशन एक्टिवेट करती है एमसीसी को, एमएमसी नहीं एमसीसी सॉरी। एमसीसी क्या करता है, इनहिबिट कर देता है एपीसीसी को। बस हो गया अपना काम, एपीसीसी इनहिबिट हो गया, और क्या चाहिए। एपीसी इनहिबिट हो गया, और जब ये इनहिबिट हो गया तो सेल अरेस्ट होती है इन मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर सेल अरेस्ट हो जाएगी। एक तो ये बात है, इतनी आपको याद रखनी है। अब चलो मान लो सब कुछ सही है, सब कुछ सही है तो ऐसे समझो, ऑल क्रोमोसोम्स, अच्छा ये भी ध्यान रखना, अगर एक भी सिंगल क्रोमोसोम ऐसा रहा, इवन ए सिंगल क्रोमोसोम, तो भी ये काम करता है अपना सिस्टम। ऑल क्रोमोसोम्स आर करेक्टली अटैच्ड। जब सारे के सारे क्रोमोसोम्स करेक्टली अटैच्ड होते हैं, तब खुद एमसीसी एक्टिवेट करता है एपीसीसी को, जो कि जुड़ता है CDC20 के साथ में। CDC20 के साथ ये जुड़ गया, और जब ये CDC20 के साथ जुड़ गया तो ये एक्टिव है। अब देखो ये क्या क्या काम करता है। एपीसी एक तरीके का यूबिक्विटिन लाइगेज है, मैंने आपको बता रखा है ये बात। तो अभी ना क्या क्या काम होते हैं यहाँ पे वो समझते हैं। पहला काम, पहला काम ये है कि जो माइटोसिस वाला मेटाफेज तक का जो साइक्लिन था, उस साइक्लिन का यूबिक्विटिनाइजेशन कराना है। ऐसे अगर इसका यूबिक्विटिनाइजेशन हो गया तो साइक्लिन बी डिग्रेड। साइक्लिन बी जब डिग्रेड हो जाता है तो फिर CDK1 इनएक्टिवेट, CDK1 इनएक्टिवेट, CDK1 इनएक्टिवेट हो जाता है। और CDK1 ने अभी देखो वो पोलो लाइक काइनेज, अरोरा काइनेज, उनके साथ में क्या क्या किया था। अब जब ये इनएक्टिवेट होना चालू हो, मतलब ये इनएक्टिवेट हो गया, तो इसके इनएक्टिवेशन से क्या होगा, इनिशिएशन ऑफ प्रोफेज इवेंट रिवर्सल, प्रोफेज इवेंट रिवर्सल, वो रिवर्स होना चालू हो जाएंगे। लेमाइन प्रोटीन डीफॉस्फोराइलेट होना चालू हो जाएंगे, ताकि लेमाइन प्रोटीन वापस से अपना प्रॉपर न्यूक्लियर एनवलप बना सके। सारे काम थोड़े धीरे 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 उल्टे होने चालू हो जाते हैं। तब एनाफेज में आगे बात करते हैं। ये एपीसी कॉम्प्लेक्स क्या करता है, दूसरा नंबर का काम अपना, ये पोलोलाइक काइनेज, मैं पोलो, चलो लिख देता हूं, पूरा ही लिख देता हूं, पोलोलाइक काइनेज और जो अरोरा काइनेज है, इन दोनों के ऊपर भी यूबिक्विटिन जोड़ता है।
यूबिक्विटीन, 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 इसके ऊपर भी बहुत सारे यूबिक्विटीन जोड़ देंगे तो इनका भी डिग्रेडेशन हो जाएगा। डिग्रेडेशन एक चीज, ठीक है। फिर उसके बाद में तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काम, तीसरा काम है, एक प्रोटीन है जिसमें 2 सब यूनिट्स है। एक सब यूनिट है, इसका नाम है सिक्यूरिन, सिक्यूरिन, और एक सब यूनिट है, इसका नाम है सेपरेज। ये दो एक ही प्रोटीन है, समझ लेना, ऐसे बना लो, चलो ठीक है। सिक्यूरिन जब तक सही सलामत है तब तक ये सेपरेज को इनएक्टिवेट करती है, ये इनएक्टिवेट करती है सेपरेज को। बट एपीसी क्या करेगा, इसके ऊपर भी यूबिक्विटीन जोड़ देगा। भाई आप भी चलो, हो गया आपका काम कंप्लीट। इससे क्या होगा, इससे सिक्यूरिन डिग्रेड हो जाएगा, सिक्यूरिन डिग्रेड। जब सिक्यूरिन डिग्रेड हो जाएगा तो सेपरेज एक्टिवेट हो जाएगा, सेपरेज एक्टिवेट। जब सेपरेट एक्टिवेट हो जाएगा तो जो क्रोमोसोम्स हैं, वो क्रोमोसोम्स में कोहेसिन प्रोटीन है, कोहेसिन एट सेंट्रोमियर डिग्रेड। सेंट्रोमियर वाले हिस्से पर जो कोहेसिन बच गए थे ना, वो भी डिग्रेड हो जाएंगे। ऐसा होने से सिस्टर क्रोमेटिड्स, सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट, सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट हो जाएंगे। बस एनाफेज ही तो है ये, यही तो था सारा का सारा खेल अपना पूरा। तो ये हो गई एनाफेज की बढ़िया बढ़िया बातें, आप सारी की सारी चीजों को रट्टा मारो, अच्छे से काम आएंगी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है टीलोफेज के अंदर रिवर्जन ऑफ प्रोफेज, मतलब प्रॉपर टीलोफेज। तो इसमें क्या क्या रिवर्जन कराना है, लेमाइन का डीफॉस्फोराइलेशन, डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ लेमाइन। तो इससे क्या होगा, न्यूक्लियर एनवलप बनेगा वापस, न्यूक्लियर एनवलप फॉर्मेशन। दूसरा, दूसरा आपको गोल्जी फॉर्मेशन कराना है, गोल्जी फॉर्मेशन। तीसरा डी फॉस्फोराइलेशन, मैं शॉर्ट में लिख दूं डी, और पी का मतलब फॉस्फोराइलेशन, डी फॉस्फोराइलेशन ऑफ कंडेंसिन। तो डीएनए डीकंडेंसेशन, डीएनए डी कंडेंसेशन होना चालू हो जाएगा। तो कुछ कुछ इवेंट्स ये होने चालू हो गए अपने। फिर उसके बाद में आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस कैसे होती है ये मैंने आपको अच्छे से बता रखा है, जब अपने ईआर गोल्जी के शॉर्टिंग वगैरह वो सब पढ़े थे तब। अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के अंदर साइटोकाइनेसिस होती है बाय कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग फॉर्मेशन। और ये माइक्रोट्यूब्यूल वाले, माइक एक्टिन फिलामेंट वाले में बताया था मैंने आपको, बाय कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। इसका जो स्टार्ट है साइटोकाइनेसिस का, इनिशिएशन इनिशिएशन चालू हो जाता है इन अर्ली एनाफेज। अर्ली एनाफेज के अंदर ही चालू हो जाती है प्रक्रिया की साइटोकाइनेसिस करवाना है। प्लांट्स के अंदर साइटोकाइनेसिस की बात करें भैया, प्लांट्स के अंदर ये होता है बाई सेल प्लेट। तो सेल प्लेट से ये हो जाएगा अपना काम इतना सा।
तो ये बातें हो गई। फिर अपन स्पिंडल चेक पॉइंट पाथवे, एक और अच्छी चीज पढ़ाता हूँ आज आपको, स्पिंडल पोजीशन चेक पॉइंट। ठीक है, देखो जब साइटोकाइनेसिस की बात आती है तो बिफोर साइटोकाइनेसिस एक पाथवे काम करता है, मतलब बिफोर साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस एक चेक पॉइंट काम करता है, इसका नाम है स्पिंडल पोजीशन चेक पॉइंट। स्पिंडल पोजीशन चेक पॉइंट। और ये जो स्पिंडल पोजीशन चेक पॉइंट है, इसका काम क्या है? इसका काम है टू चेक द करेक्ट position of spindles to ensure equal cytokinesis, equal cytokinesis। चलो अभी मैं आपको एक चीज बता, मान लीजिए कि ये एक यीस्ट है और इस यीस्ट में बडिंग हुई यहां पे, ठीक। अब कायदा ये कहता है कि स्पिंडल्स जो है वो ऐसे बनने चाहिए इस जगह पर, ऐसे, सो दैट ये हो जाए ऐसे डिवीजन। तो ये तो हो गया इक्वल डिवीजन, इक्वल डिवीजन, और ये करेक्ट है, करेक्ट पोजीशन। अब मान लो ऐसा हो जाता तो कहीं कि भाई स्पिंडल जो है वो यहां बन जाते, यहां पे, और कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग तो यहां बनती। तो ऐसे में ये तो रॉन्ग पोजीशन है, और रॉन्ग पोजीशन होगी तो आप सोचो कि जब डिवीजन होगा यहां से तो ये बड है, इसमें तो कुछ आया ही नहीं, नो डीएनए, नो डीएनए रीच्ड, या नो क्रोमोजोम रीच ऐसे लिख लेना आप। तो यहां तो कोई क्रोमोजोम पहुंचे नहीं, और इधर जो है वो डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोजोम्स बच गए, क्रोमोजोम्स के डिप्लॉइड सेट बच गए। तो गलत ही बात है ना ये किसी भी सेल के साथ हो सकता है, ह्यूमंस में भी होगा, सैक्रोमाइसिस सर्विसी में होगा, पोम्बी में होगा। तो अब ये क्या किया जाना चाहिए कि जब रॉन्ग पोजीशन के ऊपर स्पिंडल्स बनना शुरू होते हैं, उसी समय बनने के बाद में वापस से स्पिंडल को, मतलब आप सेट नहीं कर सकते कि जैसे ये स्पिंडल अपनी गलत जगह पे बन गए तो आप इसको लेके जाओगे बड के अंदर, फिर नहीं होगा। बनते टाइम ही ध्यान रखा जाना चाहिए इसका। तो कैसे क्या होता है, चेक्ड बाय स्पिंडल पोजीशन चेक पॉइंट इन अर्ली स्पिंडल फॉर्मेशन स्टेज। जब स्टार्टिंग में ही बन रहे तभी चेक करो, बाद में कुछ नहीं है। अभी तो क्या है, थोड़ा बहुत आप सेंट्रियोल को इधर उधर सेट कर सकते हो, और जब स्पिंडल जाल बिछ जाएगा ना माइक्रोट्यूब्यूल का, फिर वो तार वाला जाल है उसको कुछ नहीं कर सकते आप, फिर तो गड़बड़ हो गई, सो हो गई, फिर गलत होगा इसमें। तो ये कैसे होता है,
मैं आपको बताता हूँ। देखो, हमारे पास में एक ऑर्गेनिज्म है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। इसे बोलते हैं बडिंग यीस्ट। दूसरा ऑर्गेनिज्म है सैक्रोमाइसिस पोम्बी, पिशन यीस्ट। और तीसरा ऑर्गेनिज्म है इंसान। अब इन सब के अंदर जो ये स्पिंडल चेक पॉइंट है, इनके नाम है। इसमें स्पिंडल चेक पॉइंट को बोलते हैं माइटोटिक एग्जिट नेटवर्क। ये चेक पॉइंट के नाम है, चेक पॉइंट नेम है ये। पोम्बी के अंदर जो चेक पॉइंट है इसको बोलते हैं सेप्टेशन इनिशिएशन नेटवर्क। सेप्टेशन इनिशिएशन नेटवर्क। और इसके अंदर है, ह्यूमन के अंदर नाम हिप्पो कॉम्प्लेक्स। हिप्पो कॉम्प्लेक्स कैसे काम करता है सब अपन समझते हैं। देखो, होता क्या है कि सैक्रोमाइसिस सर्विसी के अंदर जो बड बनती है उस बड को पहचाना जाता है। उसके अंदर आधा उसके अंदर बनना चाहिए, आधा मदर सेल के अंदर बनना चाहिए। तो सैक्रोमाइसिस सर्विसी के अंदर न्यूक्लियर पोजीशन एनाफेज ऑनसेट की बात करते हैं। जब एनाफेज ऑनसेट होता है, पोम्बी के अंदर भी एनाफेज ऑनसेट के ऊपर। और इसमें क्या होता है कि जो एपिकल बेसल सेल पोलैरिटी होती है, क्योंकि ह्यूमन के अंदर सेल का ऊपरी हिस्सा अलग होगा, निचला हिस्सा अलग होगा। जैसे स्किन की सेल है तो इसके बाहर के हिस्से अलग है, अंदर वाले हिस्से अलग है। इससे और इसके साथ में GPCR, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। अब आप कहानी समझिए एक एक करके। इन केस ऑफ सर्विसी, एक स्कैफोल्ड प्रोटीन है जो बाकी प्रोटीन को जोड़ के रखता है। इसका नाम है न्यूड1। न्यूड1 ये है एक स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड वो होता है जो सबको बांध के रखता है, वो स्कैफोल्ड होता है। इस स्कैफोल्ड के साथ में जुड़ा हुआ रहता है एक प्रोटीन जिसका नाम है TAM1। TAM1 GTPase। TAM1 GTPase। दूसरा एक प्रोटीन है CDC15 काइनेज। CDC15 काइनेज। और जो तीसरा है वो है DBF2 काइनेज। DBF2 काइनेज। और DBF2 काइनेज के साथ में जुड़ा है MOB1। ये ऐसे, ठीक है। अब जब कोई दिक्कत हो तो क्या होगा, और जब सब कुछ सही हो तो क्या होगा। एनाफेज ऑनसेट जैसे ही होता है ये TAM1 काइनेज एक्टिवेट होता है। TAM1 काइनेज CDC15 काइनेज को एक्टिवेट करता है। CDC15 काइनेज क्या करता है, DBF कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट करता है। DBF कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट हो जाएगा तो ये एक्टिवेट करता है CDC14 को। CDC14 इसके ऊपर फॉस्फेट जुड़ जाएगी और ये एक्टिवेट हो जाएगा तो साइटोकाइनेसिस मशीनरी एक्टिवेट होगी। साइटोकाइनेसिस मशीनरी। और साइटोकाइनेसिस मशीनरी एक्टिवेट होगी तो साइटोकाइनेसिस हो जाएगा।
तो ये तो हो गया इसके अंदर सैक्रोमाइसिस सर्विसी के अंदर। अब सैक्रोमाइसिस सर्विसी के अंदर आपको इतना सा ध्यान रखना है कि जो एक TAM1 है, इस TAM1 का एक इनहिबिटर होता है, इसको बोलते हैं KIN4। KIN4 क्या करता है, TAM1 को इनहिबिट करता है। और KIN4 है उसका भी एक इनहिबिटर होता है LAT1। LAT1 तो ये जरूरत पड़ने पर इनहिबिट कर देते हैं। फिर आ जाओ उसके ऊपर अपने सैक्रोमाइसिस पोम्बी के अंदर। सैक्रोमाइसिस पोम्बी के अंदर जो स्केफोल्ड प्रोटीन है, उस स्केफोल्ड प्रोटीन का नाम है CDC11। स्केफोल्ड वो होता है जो सबको पकड़ के रखता है, तो ये सबको पकड़ के रखता है CDC11। ये है यहाँ स्केफोल्ड। यहां पर जो प्रोटीन्स है वो है SPG1, SPG1 जो कि है GTPH, GTPH। फिर आता है CDC7, SID1 काइनेज। और फिर आता है SID2 काइनेज। और SID2 काइनेज के साथ में MOB1 जुड़ा हुआ है। अब वही कहानी वापस से, जो एनाफेज ऑनसेट होगी तो ये सबसे पहले GTPase एक्टिवेट होगा। GTPase एक्टिवेट होगा तो ये इसको एक्टिवेट करेगा, ये इसको एक्टिवेट करेगा। और जब ये एक्टिवेट होगा तो ये एक्टिवेट करेगा CLP1 को। CLP1 एक्टिवेट होगा तो साइटोकाइनेसिस मशीनरी, और मशीनरी एक्टिवेट होगी तो साइटोकाइनेसिस। ये इनका चेक पॉइंट का कॉम्प्लेक्स हो गया। और अब आपको मैं बताता हूं ह्यूमन बीइंग्स के अंदर कैसे हिप्पो जो पाथवे है वो काम करता है। इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, जो स्केफोल्ड प्रोटीन है, उस स्केफोल्ड प्रोटीन का नाम है WW45। ये है स्केफोल्ड WW45। इसने एक GTPase को बांध रखा है, उस GTPase का नाम ही नहीं रख पाए अभी तक ये लोग, तो क्वेश्चन मार्क लगा के इन्होंने छोड़ दिया। फिर उसके बाद में एक प्रोटीन है हिप्पो, जो कि काइनेज है, ये जुड़ा हुआ है। और फिर उसके बाद में एक लेट्स काइनेज, ये जुड़ा हुआ है। और इसके साथ में MOB1 जुड़ा हुआ है। आप कम से कम ह्यूमन ह्यूमन का तो याद रखें ही रखें। फिर GPCR एक्टिवेट करता है इस GTPase को, GTPase एक्टिवेट करता है हिप्पोकाइनेज को, हिप्पोकाइनेज एक्टिवेट करता है लेट्स को, और लेट्स है वो इनहिबिट करता है TAZ को, ताज। क्योंकि ताज जो है वो कराता है सेल प्रोलिफरेशन। सेल प्रोलिफरेशन ताज जेड है वो प्रोलिफरेशन का काम कर देगा। तो ये काम करता है ह्यूमन बीइंग के अंदर। अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं। ताज1 का काम है सेल को जल्दी जल्दी डिवाइड कराने। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो कैंसर वाले केस में ज्यादा काम करेगा, क्योंकि ताज1 जितना ज्यादा काम करेगा उतना ही ज्यादा सेल प्रोलिफरेट होगी।
तो हम एक बात यहीं पे लिख लेते हैं नोट डाउन करके, यदि कैंसर है कोई तो इसमें PAZ ज़्यादा होगा, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल को डिवाइड करा सके। तो ये अपने चेक पॉइंट्स वाले और ये अपना सेल साइकिल है वो कंप्लीट होता है सभी तरीके से। थैंक यू सो मच, पढ़ो उसको, याद करो।